Good morning to all student. We can learn chapter number first का remaining part BST class 12th. स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है. तो जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट करना, परचेज मैनेजमेंट करना, है ना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना, मार्केटिंग मैनेजमेंट करना, ऑफिस मैनेजमेंट करना, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट मैनेजमेंट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करना, ईटीसी. फिर नीड ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया ऑफ मैनेजमेंट. भारत में मैनेजमेंट का क्या महत्व है. इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. मैनेजमेंट के द्वारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है. सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है. फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सकता है. फिर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है. बैलेंस ग्रोथ. एक संतुलित ग्रोथ की जा सकती है सोसाइटी की. ईटीसी. फिर आता है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन होता क्या है. कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग consist of the several persons, each of them performing a special job. Therefore it become necessary to create harmony between different individual and task. कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसको एक से अधिक लोगों से समन्वय स्थापित करना पड़ता है. विदाउट कनेक्टिंग, दैट मीन्स जब तक एक दूसरे से समन्वय स्थापित नहीं होगा तब तक बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक दूसरे से संपर्क करना पड़ता है और उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. तो इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. इट इज आल्सो अ डायनेमिक प्रोसेस. जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस होती है. कोऑर्डिनेशन कभी बंद नहीं होता. मैनेजमेंट में ये लगातार चलता रहता है और ये एक डायनेमिक प्रोसेस होती है. इसकी रूपरेखा पहले से डायग्राम. डायनेमिक मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ होता है पहले से. इट हैज़ अ कॉमन पर्पज. इसका पर्पज, उद्देश्य कॉमन होता है कोऑर्डिनेशन का. कोई भी काम हो लेकिन ऑब्जेक्ट सबका एक ही होता है ना. फिर इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के महत्व कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले होता है ह्यूमन नेचर. कोऑर्डिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन नेचर. फिर है एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशन. कोऑर्डिनेशन के द्वारा मानवीय संबंधों को बढ़ाया जा सकता है. विदाउट कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी इंक्रीजिंग ऑफ द ह्यूमन रिलेशन. ह्यूमन रिलेशन इंक्रीज करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, विचारों का मिलान करना पड़ेगा, तब जाके कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और इससे ह्यूमन रिलेशन भी बढ़ेंगे. अच्छे संबंध. और जब संबंध अच्छे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक बिजनेसमैन बढ़िया स्वभाव का है, अच्छा उसका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसकी ओर आकर्षित होंगे, जाएंगे. लेकिन अगर एक बिजनेसमैन कायदे से बात भी नहीं करता किसी से, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कस्टमर उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होगा. फिर होता है बैलेंस एमंग अनइक्वल्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि द कैपेसिटी ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन द सेम टाइप ऑफ वर्क आर नॉट सेम. कहने का मतलब ये हुआ कि बैलेंस होना चाहिए मैनेजमेंट में. बेसिकली कैसे बैलेंस होना चाहिए. जैसे अगर 10 वर्कर काम कर रहे हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए. अगर सैलरी सेम नहीं है तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस दिन धीरे धीरे करके जानकारियाँ होती हैं, इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइड टू, भाई कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो कोऑर्डिनेशन के द्वारा इन्फॉर्मेशन तो फॉरवर्ड होंगी ही. तो अगर एक वर्कर को कम पैसा मिलेगा, कम सैलरी मिलेगी, दूसरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो जो जिसको कम सैलरी मिलेगी ना, उसका माइंड काम करने के लिए सेटअप नहीं होगा. यदि हमको काम अच्छा चाहिए तो एक जैसा काम, एक जैसी सैलरी, ये सिस्टम होना चाहिए. ये बिजनेस मैनेजमेंट में हमारे है कि अगर काम सबका एक जैसा है
जैसे जितने लेबर लगे हुए हैं तो उन सब की जो वेजेज हो वो इक्वल हो, कम ज़्यादा वेजेज ना हो, क्योंकि इससे काम इफ़ेक्टिव हो सकता है, काम आगे अच्छे से नहीं होगा। फिर इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, मैंने आपको ये तो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ कि इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस क्या है। ये होनी चाहिए, इफ़िशियंसी होना चाहिए, काम समय पे होना चाहिए, इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए, कॉस्ट जो है वो कम से कम आनी चाहिए। इसी के साथ ही फर्स्ट चैप्टर BST कंप्लीट, थोड़ा बड़ा चैप्टर था। सभी स्टूडेंटों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार घर में रीड करें, उसके बाद वीडियो को देखें, समझें और फिर रीड करें, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिकली है, पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रैक्टिकली है, हर व्यक्ति के ऊपर एक्टिवेट होता है। बेसिकली स्टूडेंट कह देते हैं सर BST के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको लर्न करने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअल में ये है कि हम लर्न करते नहीं हैं, इसलिए दिक्कत होती है। किसी भी काम को जब हम करने लगते हैं ना तो धीरे धीरे वो बनने लगता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी यावर जाते सिल पर परत निशान। अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर ऑफ द ह्यूमन। जो प्रैक्टिस है, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि लर्न भी हो जाएगा और आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। और लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो लर्न नहीं होगा, और लर्न नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि अभी मैंने जो आपको बताया है कि जो आपकी प्लानिंग है वो इफ़ेक्टिव होगी। इसीलिए सभी स्टूडेंटों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो कम से कम 2 से 3 बार चैप्टर की रीडिंग करें। देन मन लगा के मैंने सारे वीडियो हर टॉपिक के डाले हुए हैं इस चैप्टर के, आप बड़े ध्यान से उन वीडियो को देखें, समझें। वीडियो आधा ना देखें, वीडियो पूरा देखें, ध्यान से समझें और फिर चैप्टर रीडिंग करें। यदि आप घर में 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो घर में आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। कैसे? 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे आफ्टरनून में और 2 घंटे इवनिंग में। 100% काम पूरा हो जाएगा। आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा। तो 12th क्लास के सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी करें, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमको बताएं। कोशिश करेंगे हम कि अगली वीडियो जब हम डालेंगे तो आपकी समस्या का समाधान करके डालेंगे।